प्रशांत किशोर की जीत का आधार उन दो समुदायों ने तैयार किया दोस्तों, जो कि बिहार की राजनीति में जो दो ध्रुव है, एक ध्रुव में भारतीय जनता पार्टी, दूसरे ध्रुव में राष्ट्रीय जनता दल, इन दोनों ध्रुव के पिलर हुआ करती थी दोस्तों ये दोनों वोट बैंक, एक तरफ सवर्ण दूसरे तरफ मुसलमान। दोस्तों बिहार की राजनीति में लगातार 30 वर्षों से न कभी सवर्णों ने आरजेडी को वोट दिया और न कभी मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, और इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले प्रशांत किशोर की जीत की स्क्रिप्ट लिखी। और जब यह पटकथा लिखी गई दोस्तों प्रशांत किशोर के जीत की, यानी भारतीय जनता पार्टी के हार की, तो यह पटकथा केवल बीजेपी को हराने के लिए नहीं लिखी गई थी दोस्तों, साथ साथ तेजस्वी यादव को भी मजा चखाने के लिए लिखी गई थी, यानी एक तीर से दो शिकार किया गया था। और दोस्तों नमस्कार, जब से बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आया है दोस्तों, तब से लगातार इसका विश्लेषण का क्रम जारी है, लगातार समीक्षा किया जा रहा है कि वो कौन कौन से प्रमुख कारण थे जिन कारणों से प्रशांत किशोर की इतनी भारी विजय हुई। क्योंकि दोस्तों ये विजय आम नहीं था, ये परिवर्तन की जो बयार बही वो कोई साधारण बयार नहीं थी। ये विधानसभा सीट केवल इसलिए ये चुनाव याद नहीं रखा जाने वाला है दोस्तों क्योंकि ये विधानसभा सीट नितिन नवीन यहां से विधायक हुआ करते थे, जो कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बल्कि इसलिए याद रखे जाने लायक है दोस्तों, और इसलिए महत्वपूर्ण है चूंकि इस विधानसभा सीट पर लगातार 31 वर्षों का भारतीय जनता पार्टी का जो एक छत्र साम्राज्य था वो साम्राज्य ध्वस्त हुआ है दोस्तों। और इसलिए भी याद रखा जाने वाला है दोस्तों कि प्रशांत किशोर की जीत का आधार उन दो समुदायों ने तैयार किया दोस्तों, जो कि बिहार की राजनीति में जो दो ध्रुव है, एक ध्रुव में भारतीय जनता पार्टी, दूसरे ध्रुव में राष्ट्रीय जनता दल, इन दोनों ध्रुव के पिलर हुआ करती थी दोस्तों ये दोनों वोट बैंक, एक तरफ सवर्ण दूसरे तरफ मुसलमान। दोस्तों बिहार की राजनीति में लगातार 30 वर्षों से न कभी सवर्णों ने आरजेडी को वोट दिया और न कभी मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, और इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले प्रशांत किशोर की जीत की स्क्रिप्ट लिख दी। और जब यह पटकथा लिखी गई दोस्तों प्रशांत किशोर के जीत की, यानी भारतीय जनता पार्टी के हार की, तो यह पटकथा केवल बीजेपी को हराने के लिए नहीं लिखी गई थी दोस्तों, साथ साथ तेजस्वी यादव को भी मजा चखाने के लिए लिखी गई थी, यानी एक तीर से दो शिकार किया गया था, और ये दोनों शिकारी थे सवर्ण और मुसलमान। एक तरफ जहां मुसलमानों ने तेजस्वी यादव को एक बड़ा संकेत दे दिया कि सुधर जाओ वरना हम तुम्हें छोड़ने को तैयार हैं, ऐसा इशारा मुसलमानों ने कई बार करके दिखाया था तेजस्वी यादव को, लेकिन तेजस्वी यादव समझ नहीं पाए। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तेजस्वी यादव के यही उम्मीदवार रेखा गुप्ता को लगभग 47,000 वोट मिला था दोस्तों, इस विधानसभा चुनाव में मात्र 14,000 वोट, और जिस भारतीय जनता पार्टी को 98,000 वोट मिला था दोस्तों वो 50,000 का भी आंकड़ा पार नहीं कर सके। ये परिवर्तन जो हुआ दोस्तों, इस परिवर्तन की पटकथा आप दोनों उम्मीदवारों के बीच जो मतों का अंतर है दोस्तों, तीनों उम्मीदवारों के बीच जो वोटों का विभाजन है, उस विभाजन को भी अगर आप आंकड़ों में तब्दील करेंगे दोस्तों तो आपका निष्कर्ष यही आएगा कि सवर्ण और मुसलमान मतों का जो एक पक्ष में ध्रुवीकरण हुआ प्रशांत किशोर के पक्ष में, उसका परिणाम था प्रशांत किशोर की जीत, भाजपा की हार और आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता का तीसरे नंबर पर चले जाना। दोस्तों जब चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव की घोषणा के समय ही आपने देखा ये वो दौर था दोस्तों जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जेएनजी का आंदोलन चल रहा था। आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, नीट पेपर लीक के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी, और उससे भी पहले दोस्तों 2026 की शुरुआत में घटना घटी थी। यूजीसी इक्विटी एक्ट में जो संशोधन हुआ था, उस संशोधन के परिणाम स्वरूप इस देश में पूरे देश भर में जो सवर्ण समाज के छात्र थे वो नाराज हुए भारतीय जनता पार्टी से, लगातार नाराज चल रहे थे।
अलग अलग राज्यों में आपको याद होगा जनवरी फरवरी महीने में लगातार प्रदर्शन हुआ था। दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक संगठन भी वैसे ही बना है दोस्तों, सीजेपी की तरह, कॉकरोच जनता पार्टी की तरह, RHA, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। इसके भी 5 मिलियन से अधिक लोग जुड़ चुके हैं दोस्तों। तो एक आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सवर्णों के बीच था कि सवर्णों को वो सवर्ण जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर रहे, वो ब्राह्मण, वो भूमिहार, वो राजपूत, वो कास्ट समाज के लोग जो कोर वोट बैंक रहे भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी ने उनको किनारे लगा दिया, उनका अपमान किया। दलितों के साथ साथ ओबीसी को भी उसी सूची में डाल दिया कि यदि आपका किसी ओबीसी से व्यक्तिगत झगड़ा भी होगा और अगर उसने आप पर यह आरोप लगा दिया अगर कि आपने उसके साथ कोई जाति सूचक, जाति के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन किया है तो आप सजा के पात्र होंगे। पहले यह सुविधा केवल और केवल अनुसूचित जाति के समाज के लोगों को प्राप्त था, अब पिछड़े वर्गों के लिए भी किया गया। यानी सवर्णों को पूरे देश भर में लगा कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ अन्याय कर रही है। यह सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया गया है और यह एक आक्रोश पनपा। उसी आक्रोश के बाद सवर्ण समाज के लोग एकजुट होते गए, नीट पेपर लीक से भी आक्रोश बढ़ता गया। अंततोगत्वा भरत तिवारी एनकाउंटर का जो कथित आरोप लगा बिहार पुलिस पर, उस आरोप ने भी एक बड़ी भूमिका का निर्वाह किया। और चौथा, आरजेडी उम्मीदवार का चुनावी मैदान से बाहर होना। सवर्णों को लगा कि यहां मुकाबला आरजेडी से नहीं है, यहां आरजेडी दौर में ही नहीं है, यह भरोसा सवर्णों को हो गया। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आरजेडी मुख्य मुकाबले में होती तो अधिक संभावना थी कि सवर्ण फिर अपना वोट नहीं बांटता, प्रशांत किशोर को नहीं देता। लेकिन चूंकि आरजेडी मुकाबले से बाहर शुरू में ही हो चुकी थी और मुकाबले से बाहर इसलिए हो चुकी थी क्योंकि मुसलमानों ने तय कर लिया था कि तेजस्वी यादव को सबक सिखाना है, तो सवर्णों ने प्रशांत किशोर के पक्ष में वोट डाला और इसमें मदद की प्रशांत किशोर का ब्राह्मण होना, प्रशांत किशोर की पत्नी का कास्ट समाज से होना। ये दो फैक्टर ने दोस्तों बांकीपुर में करिश्मा कर दिया। प्रशांत किशोर स्वयं ब्राह्मण, भरत तिवारी का एनकाउंटर, यूजीसी एक्ट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप, नीट पेपर लीक, ये सभी मामलों ने एक तरह से सवर्णों को प्रशांत किशोर के पक्ष में एकजुट कर दिया। और प्रशांत किशोर की पत्नी का कास्ट होना और आरजेडी के उम्मीदवार का मुकाबले से बाहर होना, वही स्थिति मुसलमानों की बनी। मुसलमानों को शुरुआत में ही लग गया कि सवर्ण प्रशांत किशोर के साथ आ सकते हैं। और अब तक मुसलमानों का यह अनुभव रहा कि 95 से लेकर आज तक आरजेडी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इसके उम्मीदवारों ने बीजेपी को चुनौती देने में समर्थ नहीं हुए, बीजेपी को हरा नहीं पाई। तो मुसलमान भी एक नया प्रयोग करना चाहते थे और उस प्रयोग में मुसलमानों को सफलता मिलती हुई दिखी तब जब चुनावी मैदान से आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने नामांकन तो किया, लेकिन तेजस्वी यादव खुद चुनावी मैदान से बाहर। तेजस्वी यादव यूरोप के टूर पर। मुसलमानों को लगा कि तेजस्वी यादव फिर इस विधानसभा चुनाव को हल्के में ले रहे हैं, इसीलिए आरजेडी का उम्मीदवार मुकाबले में नहीं होगा, प्रशांत किशोर ही भाजपा को हरा सकता है। यह भरोसा मुसलमानों को हुआ आरजेडी के उम्मीदवार के समर्थन में तेजस्वी यादव का मैदान में नहीं कूदने से। और यह जो नैरेटिव बना उसके पीछे कह सकते हैं कि ये दोनों सवर्ण और मुसलमान, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत कास्ट का एकजुट था
और मुसलमानों ने, इन दोनों ने मिलकर, मैं ये नहीं कहता कि केवल इतना ही वोट मिला प्रशांत किशोर को, केवल इन्हीं के वोट से प्रशांत किशोर जीते हैं, केवल जितने सवर्ण थे सब लोगों ने केवल बीजेपी प्रशांत किशोर को वोट दिया, या 100% मुसलमानों ने प्रशांत किशोर को वोट दिया। मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम इनमें से सवर्णों ने प्रशांत किशोर को वोट दिया और मुसलमानों ने प्रशांत किशोर को वोट दिया। लेकिन एक हिस्सा तो आरजेडी को भी मिला, भाजपा को भी मिला। लेकिन कहा जाता है ना कि स्क्रिप्ट तैयार किया सवर्णों ने और मुसलमानों ने, फिर तो प्रशांत किशोर को अन्य ऐसे कई जातियों का वोट मिला दोस्तों, जिनकी जाति के नेता लगातार प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर पांडे कहकर चिढ़ाया करते थे, प्रशांत किशोर पांडे कहकर चिढ़ाया करते थे। उन जाति के लोगों ने भी प्रशांत किशोर को वोट दिया कई कारणों से। कुर्मी जाति के लोगों ने प्रशांत किशोर को इसलिए वोट दिया कि कुर्मी जाति को लगा कि प्रशांत किशोर को वोट देकर हम बीजेपी से नीतीश कुमार के कथित अपमान का बदला ले सकते हैं। कुर्मी जाति के युवाओं को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री पद से हटाया है, तो इसलिए कुर्मी जाति के वोटर आ गए मैदान में। कुर्मी जाति के वोटरों ने भी बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ प्रशांत किशोर को वोट दिया, झोली भर भर कर वोट दिया। तो ये जो चुनाव रहा दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप कह सकते हैं इन 3 वर्गों का रहा। ठीक है, आप किस हद तक सहमत है कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।